अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली टॉप 2 और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाजरीन, अफसोसनाक ख़बर जैसा कि आपके इल्म में है कि मारूफ़ कॉमेडियन उमर शरीफ जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं अली असगर चोई साहब। अली असगर चोई साहब का एक उम्र का बड़ा हिस्सा जो है वो उमर शरीफ साहब के साथ गुज़रा, काम किया। तो हमने इनको ज़हमत दी है कि हम जान सकें उमर शरीफ साहब के बारे में, उनकी बातें कर सकें, उनकी यादों का जो है वो तज़किरा कर सकें। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए स्टूडियो में। तो ये सब उमर शरीफ साहब के साथ आपका ताल्लुक़ क्या था और किस तरह से आप की यादें जो हैं उनका क्या ज़िक्र करना चाहें, चूँकि वो दुनिया में नहीं रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुराद साहब, अल्लाह करवर करवर जन्नत नसीब करे उमर भाई को। आपने बड़ा छोटा सा तरफ कराया उमर साहब का। सिर्फ कॉमेडियन का लफ्ज़ उनके लिए मेरे ख्याल काफ़ी नहीं, वो लेजेंड, लिविंग लेजेंड भी थे। अब उनकी वफ़ात के बाद वो हमारी जो पाकिस्तान की कॉमेडी इंडस्ट्री है ख़ास तौर पे, उसके उसके लिए एक लेजेंड के तौर पे इंशाल्लाह जब तक ये रिकॉर्ड रहेगा, ये सिस्टम रहेगा, मुझे उम्मीद है कि उनका नाम रहेगा। जी बिल्कुल ऐसे, वो एक बहुत बड़ा नाम थे बिल्कुल ऐसे। और एक अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। उनके साथ मेरे तल्लक के हवाले से आपने बात की। मैं 1992-3 ये वो दौर था जब हम FC कॉलेज वगैरह पढ़ा करते थे। लाहौर में गांव से नए नए आए पढ़ने के लिए, तो कुछ शौक़ कह लें, कुछ ख़र्चा बनाने का चक्कर कह लें, तो मैंने ज्वाइन किया जब जब ये पाकिस्तान का पहला जो थिएटर है, पाकिस्तान का पहला सैयद अफजाल साहब ने बनाया, तमासील हाल। अच्छा, तमासील हाल में पाकिस्तान का पहला थिएटर बना हाँ जी, और आपने ज्वाइन किया। ज्वाइन किया एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है। मेरे साथ सीनियर थे आसिफ इकबाल साहब, जो आसिफ फिना के नाम से बाद में मशहूर हुए। अच्छा, एक्टर के तौर पे स्टेज एक्टर हैं आसिफ फिना। सही है। हम दो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उस साल के। तो उस दौर में उमर साहब जो थे ना, उमर साहब कराची में ऑलरेडी अच्छे प्ले कर रहे थे। जैसे पंजाब में, लाहौर में, इस एरिया में अमान साहब का, अमानुल्लाह साहब का एक नाम था। तो सिंध में, कराची में उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए उमर साहब का नाम जो है ना वो काफ़ी मोतबर नाम, बड़ा नाम, मोतबर नाम समझा जाता था। और ऊपर से उन्होंने जो उनकी वजह शोहरत बनी मेरे ख्याल में ज़्यादा, ठीक है, फ़न, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी बुर्जुस्ता जो है वो कॉमेडी जुमलों का जो तबादला जो था वो तो अपनी जगह था, लेकिन उन्होंने जो असल शोहरत पाई वो ये पाई कि जब टीवी पे वो लाइनों में लग के वहाँ से रिजेक्ट हो गए, रिस्पॉन्स ना मिला। अच्छा, उमर साहब उन्होंने टीवी पे ट्राई काम की कोशिश की। हाँ, काम की कोशिश की, वो वहाँ से रिजेक्ट हुए, रिस्पॉन्स ना मिला। अच्छा। तो उन्होंने छोटी स्क्रीन पे आने का जो तहिया किया होता उन्होंने कैसे पूरा किया, वो अक्सर बाद में जब हमसे मुलाकात, बैठते, महफिल जमती थी, वो बताया करते थे, उनकी यादें हैं, मेरी अपने पल्ले से बात नहीं है। जी जी। तो वो बताया करते थे कि जब शौक जो है ना वो हद से बढ़ गया, तो उन्होंने अपने मोहल्ले के किसी शादी की जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, जी जी, उनको हायर किया और अपना पहला ड्रामा जो है बकरा किस्तों पे। अच्छा, उमर साहब का पहला ड्रामा, स्टेज ड्रामा कराची में रिकॉर्ड करवाया उन्होंने, बकरा किस्तों पे। उसके साथ ही बुढ़ा घर पर है। अच्छा, बुढ़ा घर पर है, ये दूसरा ड्रामा। ये दो ड्रामे, इसके अलावा भी कई करवाए, लेकिन ये दो ड्रामे जो है ना, ये काफ़ी हद तक जो है ना मुल्की लेवल पे भी, उस वो कैसेट का रिवाज था, नया नया VCR आया था। मैंने अपने बचपन में तो देखा है कि जो किराए पे VCR ले जाने वाले वो दो डिमांड करते थे। अच्छा, अमिताभ की फिल्में और उमर शरीफ के ये दो ड्रामे, बकरा किस्तों पर और बुढ़ा घर पर, और साथ अमिताभ की फिल्में। हाँ, ये हमारे गांव में भी ये गांव हमारा
पंजाबी कल्चर का गांव, उसमें भी ये ड्रामे जाते थे, सही है। ठीक है ना। हर बंदा साथ लेके जाता था। तो सुनने में आया है कि ये ना सिर्फ हमारे देहातों में, कराची में, इंडिया, इवन के यूरोप और अमेरिका, वहाँ पे भी वो कैसेट जो है ना, वो टेप जो होती है बहुत उनकी, ज़्यादा इनकी सेल होती है। हाँ, वो किस्सा मुख्तसर है कि उनकी उनकी जो टेप थी, 2 बंदों की टेप बिकती थी पाकिस्तानियों की। जी जी। एक ऑडियो अताउल्लाह खिलवी की, अच्छा। एक उमर रशीद साहब की वीडियो, ये 2 ड्रामों की। ये 2 ड्रामे जो हैं ये सबसे ज़्यादा यूरोप में, अमेरिका यूरोप में, कनाडा सबसे में ज़्यादा ये इनकी सिख डिमांड बरादरी हम्म और पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी बड़े शौक से देखते थे। तो उसकी वजह से उनका नाम ऑलरेडी पंजाब में पहुंच चुका था, जी जी। लोग उनको जानते थे। तो अफजाल साहब के कोई फैमिली मामलात थे, कोई, उन्होंने जब जिम्मेदारी, जो मैनेजर साहब थे, जनरल मैनेजर जीएम साहब तजम्मल जोर बारम साहब, अच्छा। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, ख्वाजा परवेज साहब जो नगमा नगार हैं पाकिस्तान के, जी, उनके जी। भांजे थे वो, अच्छा। ग्वाल मंडी और लक्ष्मी चौक के उसी एरिए में वो बड़े बड़े थे। तो उन्होंने कोशिश की कि उमर साहब को यहाँ लाया जाए, कराची से लाहौर लाया जाए, हाँ जी, पंजाब, लाहौर। पंजाब में। सही है। अब इन्हीं दिनों में उमर साहब को थ्रेट मसूल होनी शुरू हुई। मेरे ख्याल ये वो दौर है हकीम सईद साहब की, जो टारगेट किलिंग वगैरह कराची में अंदर वो सारा सिस्टम शुरू हो गया था। मेरे ख्याल रईस उमरूही साहब जो हैं वो भी उन्हीं दिनों में कत्ल हुए। सही है। मेरे ख्याल जो आर्टिस्ट थे गुलजी साहब, अच्छा। वो भी उन दिनों में हुए, यानी कि टारगेट किलिंग जो है ना रूज पे थी। तो इनको थ्रेट मिलनी शुरू हो गई। अच्छा। एमक्यूएम के ये मेंबर भी हुआ करते थे किस ज़माने में, लेकिन ये समझते थे कि एमक्यूएम की वजह से या जो भी है, तो वो खुद खाइफ थे इन एक्टिविटीज़ से, इन मामला से। काम करना चाहते थे कि सुकून से काम करे, उधर काम करने नहीं दिया जा रहा था उनको। कराची में मसाइल थे हाँ, तब उन्हें उन मसाइल की वजह से कुछ बालम साहब की कह रहे हैं आप, इसरार था, कन्विंस करने का कुछ सिस्टम था। ये 4 बंदे गए वहाँ पे प्रोड्यूसर साहबान के साथ, वहाँ उनको कायल करके, मुतमिन करके, विद फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गए, वो लाहौर में। लाहौर में शिफ्ट हो गए। सही है। अब उन्होंने यहाँ आके सुकूनत अख्तियार की पीसी होटल में। अच्छा, जब लाहौर आए तो पीसी होटल में क्या उनका क्या हो गया विद फैमिली। ये उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी थी, अपना एक सिस्टम था। का बाज़ लोग कहते थे कि आप कहीं घर ले लें, को किराए पे, वो नहीं, लेकिन उनका अपना एक स्टाइल था, अपना एक तरीक़ेकार था, बड़े राज कपूर स्टाइल के ना। अच्छा। हाँ, उनमें उनकी तबीयत थी राज कपूर स्टाइल की। अच्छा। उनसे बड़े कन्विंस थे, 2 बंदों से कन्विंस थे उमर साहब। अच्छा। एक राज कपूर से, एक मनवर अजीब से। अच्छा। जो हमने उनको देखा है करीब से, 2 बंदों से बड़े बड़े उनसे मुतासर थे। अच्छा, असर के टाइम 4-5 बजे वो तमाशील आ जाते पीसी से उठ के। अच्छा। वहाँ फिर उन्होंने रेगुलर जो है ना प्ले शुरू कर दिए। गालबन में का पहला प्ले था उनका, यहाँ पे अमजद साहब ने लिखा था, सबस चादर, अगर मैं बोल रहा होगा, चादर का लफ्ज़ आता है उसमें, अब मेरी याद है कारोबार में पढ़ के अमजद साहब का पहला लिखा उन्होंने पहले। हाँ, वो कोई हॉस्पिटल का सेट था को उसमें। ठीक है। उसके बाद लोटे और लिफाफे उनका बड़ा कमाल का गया। सही है। बड़ा सियासी जो है वो जो मंजरनामा था उसका। अच्छा, कितना ज़्यादा रश हुआ करता था जब ये ड्रामे ये छोड़ दें, मैंने आपको पहले बता दिया ना कि वो मकबूल बहुत थे। सही है। जो फैमिलीज मैंने देखा है कि फैमिलीज इंडिया से ड्रामा देखने उनकी यहाँ आती थी। अच्छा। हाँ, मैं इसकी गवाही देता हूँ। अच्छा। उस वक्त के मेरे जो साथी थे, उस वक्त के जो स्ट्रगलिंग दौर के थे, तो वो भी इस बात की तईद करेंगे कि इंडिया से फैमिली प्ले देख के खाना खा के वापस चले जाते थे। अच्छा, स्पेशल इंडिया से लोग ड्रामा देखने आते और देख के फिर। और रश का ये हिसाब था कि उनको लाने में बालम साहब का मसला ये था कि वो तकरीबन 1 दफ़ा पीछे चला गया था तमाशी। अच्छा। 1-2 हॉल और बन चुका था, महफल थिएटर वगैरह बन चुका था, कुछ अलमरा वाला भी सिस्टम जो काम चल रहा था। सही है। तो
उन्होंने अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने हाल को बेहतर करने के लिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उन्होंने उमर साहब को यहाँ लाना ज़रूरी समझा। सही है। तो लोग सीढ़ियों में बैठ के, अच्छा, इवन के खड़े होके टिकट ले लेते थे। उनको बुकिंग वाले कहते थे, मैं वहाँ होता था, मैं जैसे कहते हैं नहीं शायद, तो जो बुकिंग वाले कहते थे कि भाई टिकट नहीं है। अच्छा, वो कहते थे कि भाई हमारे लंदन से मेहमान आए, हमारे अमेरिका से, कनाडा से मेहमान आए हैं, उन्होंने ख्वाहिश की है कि उमर साहब आए हैं। अब उनको ये नहीं पता था कि उमर साहब ने चला जाना, ये यहीं पे पक्के हैं। अब उनको तो नहीं पता था, उन्हें यही था कि ड्रामा करने आए हैं, पता नहीं कितने, पता नहीं कब वो देखना चाहते कि आज का ड्रामा मिस ना हो जाए। सही है। तो वो टिकट ना मिलने के बावजूद कहते थे कि भाई हम, अगला बंदा कहता था कि भाई सीढ़ियों में बैठना पड़ेगा, वो कहते बैठ जाएंगे। अंदर जाकर सीढ़ियों पर जगह नहीं मिलती थी, वो खड़े होकर देखते थे, कोई इतराज़ नहीं करते थे, और कमाल का रिस्पॉन्स मिलता था उनको। सही है। और ऑडियंस ऐसे बड़े ध्यान से बैठ के उनका जो है प्ले देख जी। हमातन गोश होके जी। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे सिलसिला जो है, आप भी साथ रहे, फिर आगे किस तरह का रिस्पांस उनको दिन ब दिन ज़ाहिर है बढ़ता रहा, जी जी। खिड़की तोड़ रश भी रहा, और आपकी उनके साथ कितनी ज़्यादा अटैचमेंट थी, मतलब कितना ज़्यादा टाइम आपका गुजरता था उमर साहब के साथ? देखो जी, ये तमासील का जो सिस्टम था, इसके साथ ही ना करीब ही कोई मेरे ख्याल 1 किलोमीटर के फासले पे लाहौर में, जो लाहौर के जानते हैं, शमा स्टॉप है इशरे में। जी जी। तो शमा स्टॉप जिस वजह से पड़ा, वो शमा सिनेमा था वहाँ पे। मलक यूसुफ साहब उसके ओनर थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। सही है। तो मलक यूसुफ साहब जो, उन्होंने कोशिश की, बालम साहब ने कोशिश की, उस सिनेमे को फिर उमर साहब ने मलक यूसुफ साहब के साथ मिल के डेकोरेट करना शुरू कर दिया, उस सिनेमे को थिएटर हाँ। की तरह। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि उमर साहब मुहिब वतन बहुत ज़बरदस्त किस्म से थे। अच्छा, यानी कि वो पाकिस्तानियत उनमें कूट कूट के, जैसे कहते हैं ना, भरी हुई थी। सही है। उन्होंने शाही किले के स्टाइल का, शाही किले के डिज़ाइन का, वो उस शमा सिनेमा को, वो अर्ली 50s अर्ली 60s का बना हुआ वो सिनेमा, उन्होंने वो उसको ना बड़े अच्छे तरीके से सेटिंग करनी शुरू कर दी उमर साहब ने। अपने खर्चे से जो कमाते थे लाहौर थिएटर पे लगा देते थे। अच्छा, उसका नाम लाहौर थिएटर रखा उन्होंने। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने ज़ाहिर है सबसे करीब थे आप उमर साहब के, जो करीबी दोस्त हैं, एक होता है ना किचन कैबिनेट कह लें, या जो खाने पीने एक प्लेट में बैठ के जो खाने वाले लोग हैं, आप तो थे ही। आपके साथ और कौन कौन से लोग थे जो काम के अलावा भी उमर साहब के पास करीब महफिलों में बैठने वाले लोग थे? मैं मनाजा साहब, मैं उधर ही जा रहा हूँ। हमें एक दफ़ा वो लाहौर थिएटर के वो उस एरिया में जाने दें। ठीक है। जो लाहौर थिएटर का जो मैं बता रहा हूँ ना, जब उन्होंने वो बना लिया अपने, मैं कहता हूँ कि उनका ख्वाबों का महल था। अच्छा, उमर भाई का ख्वाबों का महल था लाहौर थिएटर। सही है। उन्होंने शाही किले के डिज़ाइन का वो बना लिया। जब उन्होंने बना लिया, मैंने पहले स्टार्ट में आपको कह दिया कि वो राज कपूर साहब की वो हर बात से मुतासर थे। सही है। उन्होंने जैसे आर के स्टूडियो है ना, वैसे उन्होंने उसको उस सिस्टम के साथ चलाना शुरू कर दिया। सही है। अब वो किचन कैबिनेट, वो सिस्टम, वो मामलात, वो महफिलें जमने शुरू हो गई। वो किचन कैबिनेट कह लें, वो उनके साथी कह लें, आर्टिस्ट कह लें। अब ये पोजीशन थी कि उमर साहब 12-1-2 बजे आ जाते थे लाहौर थिएटर। अच्छा। उसका इफ्तिताह उन्होंने अपनी वालदा साहबा से करवाया। वालदा साहबा से बड़ा प्यार करते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। उसके अलावा परवेज़ इलाही मेरे ख्याल उस वक्त स्पीकर थे। अच्छा। हाँ, वो भी आए थे उस दौर में। तो उधर जब उन्होंने प्ले वगैरह शुरू किए ना, तो वो जो किचन कैप्टन वाला आपका सवाल है, तो रात को प्ले के बाद उस वक्त 12-1 बजे के करीब ख़त्म हो जाता था प्ले। सही। आजकल तो मेरे का शुरू होता है इस टाइम में। तो जब वो ख़त्म हो जाता था, तो वो जो उनकी किचन कैबिनेट थी, जो आपने साथियों की बात की, उनमें ज़्यादा उनके सीनियर ज़्यादा थे, वो सीनियर से मुतासर थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे इनायत हुसैन भट्टी साहब, अच्छा, पाकिस्तान के मशहूर नगमा निगार ख्वाजा परवेज़ साहब, तो जमल जुल बारम साहब उधर जाके जनरल मैनेजर हो गए। सही है। मैं वहाँ का खलोता फिर बन गया सही है। असिस्टेंट डायरेक्टर लाहौर थिएटर का। सही। मेरा उनके साथ ये तल्लक था। ताया लियास कश्मीरी साहब हमारी पुरानी फिल्मों के मोस्ट फेमस जो विलन थे, लियास कश्मीरी, जी जी। उसको ताया जी कहते थे सारे।
सही। वो अच्छा गाए बगाए मुनव्वर रशीद साहब की बेगम भी तशरीफ लाती रही हैं, हम्म, ठीक है। उसके अलावा मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, यूसुफ अच्छा खान साहब, अच्छा निशो आपा, अच्छा। ये लोग उनकी किचन कैबिनेट कह सकते हैं आप। सही। और उस वक्त तक उनके साथ अटैच हो चुकी थी उनकी दूसरी वाइफ मोहतरमा शकीला कुरैशी साहबा, अच्छा, ठीक है शादी, ना, दूसरी शादी दूसरी उन्होंने शादी हो की। चुकी थी। हम्म, तो ये उनका उनका ना एक रात को प्ले ख़त्म होने के बाद एक महफिल जमती थी सुबह फजर की नमाज तक। अच्छा, प्ले ख़त्म हो जाना है उसके बाद वही बात जो मैंने अर्ज़ की कि उसके बाद फिर ये सिलसिला वो महफिल का। वो किचन का काम होता था पूरा, हाँ। वो शीशे की कढ़ाई अच्छा। लोर होटल वाली, सही है। वो आती थी, खाने पकते थे, सिस्टम एक होता था, हम्म, एक महफिल जमती थी वो इछरे वाले शमा स्टाफ के ऊपर जो लाहौर थिएटर था वहाँ पे। अच्छा। तो एक 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 अलग ही माहौल था। उन्होंने उन्होंने अपने हॉल को, अपने थिएटर को भी बड़े बड़े आला किस्म के तरीके के साथ ना उन्होंने उसको सेट किया था, हम्म, बाकायदा एक स्क्रीन लगाई थी। अच्छा। तो मेरे पास एक्सेस थी उसकी, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, पीछे मैं ऑफिस में बैठा, तो जब मुझे सिग्नल मिलता तो मैं बटन दबाता था, पूरी स्क्रीन नीचे आ जाती थी। अच्छा। तो उस पर हम मुख्तलिफ जो सीन्स वगैरह दिखाने होते थे वो नज़र आते थे, फिर बटन दबाते स्क्रीन ऊपर चली जाती थी। अच्छा। वो ऐसे सिस्टम यानी कि जिद्दत, साउंड सिस्टम, फलां सिस्टम, स्टेज सिस्टम। जो पहले चीज़ें थिएटर की दुनिया में मुतारफ़ नहीं थी, जी जी उन्होंने एक उसको नई जहत जी। दी। सही है। अच्छा, उमर साहब के साथ आपकी यादें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोई ऐसी बात जो बात आपको याद ज़्यादा आती है या हमेशा याद रहेगी, कोई ऐसी ख़ास बात मतलब मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। मतलब सब बड़ी बातें ऐसी अब। वो तो ज़ाहिर है हाँ एक जो आपका टाइम गुजरा है, हाँ, वो तो हर बात ही आपके लिए कीमती बड़ी है। बातें हैं उनका। एक मैं जो न्यू कमर हैं इस फील्ड के, हम्म, अब पता नहीं वो दौर दोबारा आएगा नहीं आएगा, उनके लिए एक बात बताना चाह रहा हूँ कि याद आने वाली बात जो है ये है कि वो, आम लोग समझते हैं कि प्ले उन्होंने लिखे हैं, डायरेक्शन की है, कैसे किए हैं, बड़ी जान फशानी करनी पड़ी उनको अपने काम में, क्योंकि वो अपने काम में पूरी यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। हम्म, तो वो आते थे, विद इन 1 आवर वो प्ले तैयार कर लेते थे। आने 1 घंटे के अंदर प्ले तैयार। उन्होंने आके बैठना है, हम्म, मैंने कापी पेंसिल पकड़ी है, वो मेरा स्टूडेंट दौर था, मैं लिखता पढ़ता, दिन को अपना कॉलेज पढ़ना, शाम को खर्चे के लिए कह लें, पॉकेट मनी कह लें, शौक कह लें, शाम को 3 घंटे मैं उधर लाजमी होता था, फिर फजर तक रहता था, सुबह फिर कॉलेज चला जाना। सही है। मैंने कापी पेंसिल पकड़ के पास बैठ जाना। हम्म, उन्होंने कहना लो जी मैं सेठ हूँ, फलां फलां फलां, वो फलां फलां मैंने पल्ले से डालना है। अच्छा, ये अंदाज था उनका काम हाँ, कराने ये का। मेरे ख्याल पहले ऑन ईयर कभी नहीं गई बात उनकी, हम्म, उनके साथी जानते हैं। हम्म, फिर ये मेरा बेटा है नशई है, फलां फलां फलां, अच्छा ये मेरी बेटी है फैशनेबल है, फलां फलां फलां, अच्छा ये मेरे पड़ोसी हैं, ये फलां करते हैं, फलां फलां फलां, अच्छा बेटा वहाँ शादी करना चाहता, फलां फलां फलां। अच्छा ये उनकी स्टोरी राइटिंग थी। अच्छा, ये अंदाज था, उन्होंने ये बोलते जाना है आपने। हाँ, और मैंने वो 15 मिनट में लिख के एक सफ़े पे, ऑर्डर था जो उनका, अच्छा। एक सफ़े पे लिख के मार्कर के साथ वो फलां फलां और सारा कुछ मैंने वो उनकी लैंग्वेज में लिख के उसको 3-4 कापियाँ करवा के पीछे विंग में 3-4 जगह जहाँ एंट्रीज करनी है आर्टिस्ट ने, मुतलका लोग जो हैं उसको वहाँ मैनेज पे कर। मैंने वो चिस्पा कहते हैं ना, वो गूंद के साथ गम के साथ लगा देना है। सही है। एक कापी खुद पकड़ी, उमर साहब ने ये कह के चला जाना वापस। सही है। पीछे से आर्टिस्ट आते हैं, बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्ट, हुमायूं कुरैशी साहब जैसे, रैम्बो उस वक्त नए नए आए थे, अफजल रैम्बो साहब, साहिबा नई नहीं आई थी, अपना ये निशो आपा, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी है ना, वो उनको फिर वो एक सफ़ा मैंने पकड़ा देना है, और उनको फलां फलां में समझा देना है और वो काम तैयार हो जाना है। सही है। एक बात उनकी यही याद है। फिर उसके अलावा उन्होंने जब नया प्ले स्टार्ट करना है तो उनका एक स्टाइल था कि पहला शो उन्होंने सहाफ़ी बरादरी के लिए रखना है, फ्री दिखाने के लिए साफियों को। उनको पास जारी करने, हम्म, पूरे प्रेस क्लब के जो मेंबर्स हैं उनको कॉल करना, उनको उन्होंने दावतनामे देने, विद फैमिलीज उनको इनवाइट करना, सही है। विदाउट एनी टिकट, एनी पास, एनी टैक्स। अच्छा। ठीक है, एक फिल्मी आर्टिस्ट के लिए रखना, एक सोशल वर्कर्स के लिए रखना, 2-3 शो जो पहले वो फ्री रखने उन्होंने, अच्छा उसके बाद भी पब्लिक के लिए जो है ना खोल जाना। अच्छा, ये बड़ी बात है कि मतलब एक साफियों के लिए अलग है, फैमिली साफियों के लिए सेपरेट।
आप बड़ी बात है ये भी। अच्छा, एक जो मिस फितना के हवाले से और लड़का बदनाम हुआ, ये काफ़ी जिक्र आपसे भी जिक्र का काफ़ी आपने किया पहले, इसके हवाले से ज़रा रोशनी डालें, ये क्या था? वो ये है कि उन दिनों में उन्होंने फिल्में स्टार्ट कर दी। उनकी पहली फिल्म मेरे ख्याल लगा लो अगर मैं भूल नहीं रहा तो जो कॉलेज दौर में हमने देखी थी, मिस्टर 420। अच्छा। मैंने कहा ना उनसे इंस्पायर थे मिस्टर वो श्री 420 राज कपूर की। सही है। तो उन्होंने मिस्टर 420 जब फिल्म स्टार्ट की, आई मार्केट में तो अच्छी खासी कामयाब गई। उसके बाद उनकी फिल्में काफ़ी आई। तो एक फिल्म उन्होंने स्टार्ट की मिस फितना के नाम से, अच्छा। गालबन अगर मैं भूल नहीं रहा तो मेरे ख्याल में आवाज़ भी उनकी थी। अब काफ़ी अच्छा हो गया, ये 25-27 साल पहले की बात है। अच्छा। तो उसमें उन्होंने एक गाना उन पे पिक्चराइज हुआ है मेरे ख्याल। गाना जो उन्होंने लिरिक्स तो उनके थे ही थे, मेरे ख्याल आवाज़ भी उनकी थी। अच्छा। उसके बोल कुछ ये थे कि लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए। अच्छा, ये बोल थे उसके। जी। सही है। तो उसको बाद में कॉपी किया इंडिया ने, मुन्नी बदनाम हुई, अच्छा, मुन्नी बदनाम हुई, ये उसकी कॉपी है। उसकी कॉपी हुई। सही है। इसके अलावा आजकल इंडिया में चल रहा है वो एक अदालत वाला सिस्टम है। को अदालत में आते हैं बड़े आर्टिस्ट वगैरह, वो कभी शाहरुख आ जाता है, कभी ऋतिक रोशन आ जाता है, कभी धर्मेंद्र साहब आते हैं। तो कटहरे में बैठते हैं, तो वो बैठ के वो जिस तरीके से वो उनसे सवाल वगैरह करते हैं। तो ये भी उन्होंने ऐसी फ़लाँ 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 करके मुझे समझाया। तो वो मैंने पूरा रिटर्न फॉर्म में लेके आया उमर शरीफ हाज़िरों के नाम से। अच्छा, सही है। तो हमने वो चलाया, उसमें अवार्ड भी मिले उमर साहब को, मुझे। तो वो उमर शरीफ हाज़िरों के नाम से वो चलाया था। उसमें बड़ा कामयाब रिस्पॉन्स मिला था कि वो कटहरे में हर करेक्टर आता है। अच्छा। कभी ट्रैफिक का वार्डन आया, कभी वकील आया, कभी जो है ख्वाजा सरा आया, सही है। कभी गरीब आवाम आई। तो वो एज ए वकील उनसे पूछते माशरे का सवाल, जो हर तबका है उसकी नुमाइंदगी। तकरीबन। सही है। तो वो उनमें जो बात मुझे याद है कि उन्होंने जब आपने सवाल किया कि कोई बात ऐसी याद है, उन्होंने मेरी जो बात अच्छे तरीके से मानी और मुझे रिस्पेक्ट दी, ये अपने जूनियर होने के नाते से, कि उसमें जो जज की कुर्सी थी ना, अच्छा। उसमें कभी फैसला हो जाता था कि फ़लाँ को बैठाएं, कभी हुमायूं कुरैशी का नाम आ जाता था, कभी किसी का, कभी आसम बुखारी साहब का नाम आया, जज बना के बैठाएं उनको। तो मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट किया कि उमर साहब वो बोलेंगे तो ड्रैग होगा हमारा ये सिस्टम, लिहाजा हम एज ए जज किसी को नहीं बिठाते। सही है। तो उन्होंने कहा हाँ बोलो बोलो, फिर तुम बोलो, तेनों बिठा दिए। अच्छा। फिर पंजाबी बोल लेते थे कई दफ़ा। अच्छा। उर्दू स्पीकिंग थे सर, तू बेटा तेरा शौक है, मैं मेरा शौक नहीं है, तजवीज़ है अगर मान ले तो उनका बोलो। अच्छा। मैंने कहा जी अगर हम कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीर इस जज की कुर्सी पर रख दें, अच्छा। तो आप वकील के तौर पे पूरा करें, सही है। तो कैसा रहेगा। उन्होंने उठ के तालियां बजाई, और जो जितने हम हाल में बैठ के वो रिहर्सल कर रहे थे सारे, उन सबको कहा भी खड़े होकर ताली लगाना। अच्छा। तो उन्होंने खड़े होकर ताली बजाई। अच्छा। तो फिर वो थ्रू आउट वो काफ़ी हमारा कई दिनों तक वो चला ड्रामा, फिर रिकॉर्ड हुआ। सही है। तो वो उसी तरह कायदे आज़म की तस्वीर जज की कुर्सी पे पड़ी रही। तो वो बाद में उस हवाले से मैं इंडिया गया 2005 में। तो दिल्ली की जो लाल मस्जिद है वहाँ मैं ऐसे ही होटल से खाना खाने के लिए निकला, तो एक रेडी पे ना उमर शरीफ के ऊपर लिखा हुआ तस्वीर लगी, उमर शरीफ के ड्रामे। अच्छा, रेडी के ऊपर से उर्दू में लिखा हुआ उमर शरीफ के ड्रामे। तो रेडी वाला उमर शरीफ के ड्रामे, उमर शरीफ के ड्रामे आवाज़ें लगा रहा है। अच्छा। मैं खड़ा होकर ना, मैंने सबसे पहले ना वो बुढ़ा किस्तों पे वो सारा कुछ पढ़े हैं, वो बकरा किस्तों में बूढ़ा घर पे। तो वो जो उमर शरीफ हाजिर में उठाया तो मैं हंस पड़ा। अच्छा। तो बाबा पूछा वो पुत्र हंसदा क्यों गया। अच्छा। या जो उसकी लैंग्वेज थी, तो अबे भाई वो कराची की तरह बोलते हैं, अबे भाई हाँ भाई हंसते क्यों हो, हाँ हंस क्यों रहे हो। मैंने कहा ये मैंने लिखा है। उन्हें ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक देखा, जायजा लिया कि बात बड़ी बंदा कह रहा है। अब चूंकि आपको तो वो जानते नहीं, पाकिस्तानी है। पासपोर्ट जेब में मैंने निकाल के दिखाया। बाद में वो सारे इर्द गिर्द जो होटल वगैरह दुकानदार सब इकट्ठा करके, यानी कि उमर भाई की इज्जत पे, ऑनर पे मैंने ये कह दिया। उन्होंने बाकी गारंटी नहीं मुझसे ली। उन्होंने बैठ के मुझे खाना खिलाया,
अच्छा और उमर साहब की बातें पूछी मुझसे, अच्छा। और काफ़ी मुझे उस वक्त नज़र आया कि इंडिया की पब्लिक में ये बंदा किस तरीके से पेनिट्रेट किया हुआ है। यानी उनकी आवाम जो थी वो बहुत ज़्यादा हाँ लाइक करती थी, देखती थी, और बाकायदा जिस तरह आपने कहा, हाँ ज़ाहिर रेडी पे वही चीज़ सेल होगी जिसकी डिमांड होगी। हाँ। बाद में भी नोट किया कि कभी कहीं जाना हुआ तो कोई वीडियो सेंटर, कोई ऐसे कोई किस सिस्टम है, कोई म्यूज़िक सेंटर टाइप, पाकिस्तानी 3 बंदों की मैंने तस्वीरें देखी उधर। अच्छा मेहदी हसन साहब, मैडम नूरजहां और उमर शरीफ। अच्छा, 3 लोग जो थे हाँ ये आपने ज़्यादा वहाँ पे देखे, इनकी डिमांड जी। ज़्यादा है। अच्छा, बातें तो चौधरी साहब बहुत ज़्यादा हैं, इस पे मेरा ख्याल कई घंटे भी लगे रहे, जितना आपने टाइम गुजारा, और जितने वो बड़े इंसान भी थे और बड़े अदाकार भी थे। कोई आखिरी जो मुलाकात आपकी उनके साथ हुई उसका थोड़ा सा जिक्र कर दें, फिर इजाज़त लेते हैं। नहीं, बातें काफ़ी हैं, अब आपके पास मेरे ख्याल टाइम की कमी होगी। जी बिल्कुल। जब आखिरी मुलाकात तक तो आते हैं, 1-2 मुलाकातें हो रहे हैं कि जब इमरान खान साहब, हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने फंड रेजिंग अपनी जो है शुरू की है, या जो चल रही थी उनकी, उसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया, तो जो शौकत खानम के लिए, जी जी जो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए, जी जी। तो उसमें उन्होंने जब उसमें आए आमिर खान साहब, अच्छा। इंडियन जो स्टार हैं, जी जी। तो उनकी जो मोस्ट फेमस फिल्म है लगान, उसका बैट जो बल्ला वो लेके आए। अच्छा। कुछ उस वक्त मेरे ख्याल इमरान खान साहब को वो इंतखाबी निशान नहीं मिला था बैट, तो वो उन्होंने ऐलान किया कि मैं अपनी इस फंड रेजिंग में और हिस्सा क्या डालूंगा, मेरे ये बैट की जो बोली होगी उसकी ऑक्शन में, नीलामी में जो पैसे होंगे वो मैं खान साहब को, शौकत खानम को डोनेट करूंगा। अच्छा तो मुझे याद है वो दिन भी मुझे याद है कि हम बैट पकड़े खड़े थे। अच्छा। मैं एज असिस्टेंट साथ गया था उनके साथ, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे। सही है। हम 2-3 लोग थे। नसीम विक्की थे उस वक्त स्ट्रगलिंग दौर में, नासर चनोटी उस वक्त नए नए आए थे जो अब आर्टिस्ट हैं हमारे। जी जी। तो ये चंद लोग, तो वो हम बैट पकड़ के खड़े हैं, वो उमर साहब माइक में उसकी बोली लगा रहे हैं। अच्छा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, अच्छा 99 लाख, अच्छा। ठीक है। तो उस पे जाके 1 करोड़, 1 लाख कम करोड़ रुपया अच्छा उसकी बोली दी। फिर आखिरी मलक रियाज साहब जो बैरिया टाउन के मालक हैं, उन्होंने वो फिर अमाउंट जो है वो शौकत खानम के अकाउंट में गई, सही डोनेट है। की। इसी तरह मेरे ख्याल लेडी डायना जब आई थी फंड रेजिंग के सिस्टम में, तब भी हम उमर साहब के साथ थे। काफ़ी यानी कि बातें उनके हवाले से जितनी भी आप कह लें, कभी कोई फुर्सत का टाइम हुआ तो नहीं, इस पे जो है एक पूरा प्रोग्राम, एक तवील प्रोग्राम करेंगे। तो ये तो ज़ाहिर है एक बड़ी बड़ी आप जिक्र किया। आखिरी बार कोई कभी आप, ज़ाहिर है वो बिज़ी अपने कामों में थे, आप अपने बिजनेस लाइन में चले गए, आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी? हाँ, उसके बाद मैं मेरे ख्याल 96 97 के बाद मेरा उनके साथ रब्ता थोड़ा सा टूट गया, वो भी लाहौर छोड़ गए। जी जी। तो पहले खाइफ थे MQM से, फिर MQM का कोई थोड़ा सा मसला हल हुआ तो वो कराची दोबारा चले गए। तो हम अपने काम काज में, अपनी रोज़ी रोटी के सिस्टम में हम भी लगे रहे, अपने कारोबार बिजनेस के सिस्टम में। उसके बाद गायब गए, कभी साल 2 साल 3-4 साल बाद कभी मुलाकात हो जाती थी। तो उनकी एक मुलाकात मुझे याद है, उनकी वालदा साहबा ने बड़े अच्छे तरीके से घर में एक बंदोबस्त किया खाने का। फैसल टाउन में घर था, तो माँ जी कहते थे हम उनको। तो सेकंड लास्ट मुलाकात वो थी उनके साथ। सही है। गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे, उनकी वालदा ने जो खाना सर्व किया अपने हाथ से, हमें आज भी याद है। फिर उसके बाद वो कराची चले गए, हम अपने कामों में। फिर ये पिछले साल की मेरे का बात है, उनकी बेटी की जो वफात हुई है, डेथ हुई है, जी जी। हीरा जब फोत हुई है उनकी बेटी, तो मॉडल टाउन के ब्लॉक में। जी जी। फिर आखिरी मुलाकात हुई उनसे। रैम्बो साहब भी थे, मैं था, गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे। कुछ पुराना उनका जो हल्का अरबाब था, वो इकट्ठे खाना खाया लास्ट टाइम, जो पिछले साल जो उनकी। पिछले साल आपकी आखिरी मुलाकात हुई, आखिरी खाना खाया, पता नहीं था कि ये खाना उनके साथ आखिरी है।
बहरहाल जी, दोस्तों के और सीनियर्स के साथ जो वक्त गुज़रे हों और ख़ास तौर पे इस तरह की जो शख्सियात हैं वो बिल्कुल नाकाबिले फ़रामोश यादें होती हैं। चौधरी साहब, यकीनन आपकी तरह हमारी तरह पूरी कौम जो है और उनके मद्दाह जो हैं पूरी दुनिया में, वो उनको कभी भूल नहीं सकते, कभी चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें इस प्रोग्राम में नाज़रीन दें इजाज़त, हम कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी के हवाले से और उनके साथ जुड़ी यादें जो हैं इनके ऊपर दोबारा एक प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। आपकी भी कोई उनके साथ यादें हों, आपने ड्रामे उनके बहुत सारे देखे होंगे, कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।